रेडवुड इन में चहल पहल और जीवंत माहौल जारी था। खिड़की के पास स्थित एक टेबल पर माहौल बिल्कुल अलग था। तो तुम मेरे साथ लगातार खेल रहे थे, है न? जू फेंग ने अपना चश्मा ठीक किया और झाओ काई से सवाल करते हुए प्रतिबिंब में एक तेज चमक पैदा की। बिल्कुल नहीं। मैं आपकी तरह बहुत ज्यादा नहीं सोचता और मैं यहाँ खाने का मजा लेने आया हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आपको कुछ कारण चाहिए होंगे, झाओ काई ने अपनी बेगुनाही जाहिर करते हुए जवाब दिया। आपको पता होना चाहिए कि मैं वास्तव में खुद को जटिल चीजों में शामिल नहीं करना चाहता, खासकर जब यह एक खेल हो। लेकिन आपके लिए, मैंने कुछ जांच और शोध किया ताकि मैं बोझ न बन जाऊं। आप निश्चित रूप से मेरी सहायता चाहते थे, यह देखते हुए कि आपने पहले मुझे स्कूल की प्रतियोगिता छोड़ने और आपके साथ शामिल होने के लिए कैसे मनाने की कोशिश की थी। थोड़ी देर मुस्कुराते हुए, जू फेंग लगभग भूल गया कि झाओ काई की बुद्धिमत्ता उससे कम नहीं थी, यद्यपि उसका उपयोग कम था। उसके पास दिमाग तो है, लेकिन वह इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वह एक चिंतामुक्त जीवन चाहता है। हालांकि, सिर्फ इसलिए कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था और बेफिक्र रहना चाहता था, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे उसे ऐसा करने देंगे। अन्यथा, भविष्य में उसका उससे संपर्क नहीं टूटता। उस समय, मैं रिवर गिल्ड में व्यस्त था, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सका। लेकिन इस बार नहीं, जू फेंग ने मन ही मन कहा, झाओ काई के साथ जो हुआ उससे वह स्पष्ट रूप से क्रोधित था। ठीक है, मुझे खुशी है कि तुमने इस बात को समझ लिया, और मैं इसे तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारने का बदला मानता हूं, जू फेंग ने शांति से कहा। पहले वाले स्टाफ को बुलाया और झाओ काई द्वारा बताए गए व्यंजनों के साथ साथ कुछ और भी ऑर्डर किया। ओह! भाई फेंग, आप वास्तव में जानते हैं कि एक साथी भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, झाओ काई दिल खोलकर हंसा। लेकिन खाना बहुत ज्यादा है। भले ही यह एक खेल हो, लेकिन मैं कितना खा सकता हूं, इसकी एक सीमा है। मैं पहले ही बहुत ज्यादा खाकर बहुत ज्यादा भर गया था। उसने अपना सिर खुजलाया, ऐसा लग रहा था कि वह इस घटना से शर्मिंदा है। कल्पना कीजिए कि आप अधिक खाने के कारण लगभग अपनी जान ही ले लें। यह निश्चित रूप से एक शर्मनाक घटना थी और वह इसे उजागर नहीं करना चाहेंगे। शैडो ब्लेड, तुमने कुछ शोध किया था, लेकिन काफी नहीं। तुम्हारे पास एक इन्वेंट्री है और तुम भोजन को बिना किसी चिंता के वहां रख सकते हो कि वह सड़ जाएगा, जू फेंग ने समझाया। ठीक है, हमारे पास अपना इन्वेंट्री स्लॉट है। जब मैंने पत्र वहां संग्रहीत किया था, तो मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता था? झाओ काई ने अपने हाथों को जोड़ लिया, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। जू फेंग यह प्रतिक्रिया सुनकर अवाक रह गया। एक पल तो वह एक विशेषज्ञ और बुद्धिमान व्यक्ति की तरह था, लेकिन अगले ही पल वह एक मूर्ख व्यक्ति में बदल गया। मुझे भविष्य में झाओ काई के साथ बातचीत करना सीखना होगा, उसने मन ही मन यह बात कही। उसे डर था कि अगर वह उसके साथ इसी तरह से बातचीत करता रहा तो वह अपना संयम और व्यवहार खो देगा। जैसे ही दोनों ने धैर्यपूर्वक भोजन आने की प्रतीक्षा की, उन्होंने शीघ्र ही अन्य खिलाड़ियों की बातचीत भी सुननी शुरू कर दी। अरे, क्या मैं आपसे कुछ तांबे के सिक्के उधार ले सकता हूं? क्या तुमने मुझसे कुछ देर पहले नहीं पूछा था? क्या मैं तुम्हें बैंक जैसा दिखता हूं? अरे चलो, जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो 2 गुना वापस करूंगा। सिल्वर विंड गिल्ड सक्रिय रूप से भर्ती कर रहा है, लेकिन वे रिवरवुड टाउन में स्थित हैं। अरे, तुम्हारा मतलब उस गिल्ड से है जिसने अभी-अभी हेल मोड की कठिनाई पूरी की है? मुझे लगा कि वे किसी अन्य वैश्विक क्षेत्र में हैं और हमारे आसपास नहीं है। ठीक इसी कारण मुझे अपनी यात्रा के लिए आवश्यक धनराशि की आवश्यकता है। यह एक उभरते हुए गिल्ड में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। खिलाड़ी सिल्वर विंड गिल्ड भर्ती और इस विशिष्ट गिल्ड का हिस्सा बनने की अपनी उत्सुकता पर चर्चा कर रहे थे। आखिरकार, जिस किसी ने भी इस स्तर पर नर्क मोड की कठिनाई वाली कालकोठरी को पूरा करने में कामयाबी हासिल की थी, जब कोई भी अन्य व्यक्ति आसान मोड को भी पार करने में सक्षम नहीं था, वह उपलब्धि की बात करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह फिर से सिल्वर विंड गिल्ड का विषय है। मैं उन्हें सुनता रहा कि अब मैं परेशान हो गया हूं। झाओ काई ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह उस चर्चा से निराश लग रहा था जिसे वह चुपके से सुन रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह के आयोजन को हर जगह बहुत अधिक ध्यान मिलेगा,
जू फेंग ने सहजता से कहा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे वह इसमें शामिल नहीं था। अरे, यह तो बस कुछ फर्स्ट क्लियर अचीवमेंट और अतिरिक्त एडवांस पुरस्कार हैं जो दूसरों की तुलना में उन्हें बढ़त दिला सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। खेल मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन खेलों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक होना भी है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपने स्तर को क्यों बढ़ाना चाहेगा और उपकरणों के लिए संघर्ष क्यों करेगा? मुझे लगता है कि यह खिलाड़ी की मानसिकता पर निर्भर करता है। झाओ काई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वैसे भी बातचीत को आगे सुनने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आपके बारे में बात करते हैं। क्या आपने गनर क्लास चुनी है? जू फेंग ने मुस्कुराते हुए बातचीत का विषय बदल दिया। उन्हें सिल्वर विंड गिल्ड की भर्ती प्रक्रिया में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, खासकर तब जब दो लोग पहले ही उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास कर चुके थे। अन्य लोग ऐसे अवसर की कामना कर सकते थे, लेकिन वह नहीं। उसे ऐसी उपलब्धि की परवाह क्यों करनी चाहिए जब वह उसे स्वयं आसानी से प्राप्त कर सकता है? कुछ सेकंड बीते और झाओ काई ने कबूल किया, मैं गनर नहीं हूं। स्तब्ध होकर जू फेंग ने एक भौं उठाई और फिर से उसका निरीक्षण किया। जब आपके पास केवल बंदूकें हैं तो आप गनर कैसे नहीं हैं? ठीक है, बंदूकों के अलावा मैं एक और चीज भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मुझे वह देखने में बहुत भद्दी लगी। वह शर्म से मुस्कुराया। यद्यपि उनका स्पष्टीकरण सूक्ष्म था, फिर भी जू फेंग की अंतर्दृष्टि के साथ वह अर्थ कैसे नहीं समझ सकते थे। दिव्य दुनिया में सिर्फ एक ही वर्ग था जो बंदूकों का इस्तेमाल करता था और एक और चीज से लैस हो सकता था, और वह था गन नाइट वर्ग। झाओ काई, तुम वास्तव में मुझे निराश करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? जू फेंग ने थके हुए स्वर में कहा। आपने शैडो ब्लेड नाम चुना, लेकिन आप हथियार के रूप में बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, आपने गन नाइट क्लास चुना, लेकिन उस ढाल को लेने से इनकार कर दिया जो आपको अतिरिक्त विशेषताएं प्रदान करती है, क्योंकि इसका स्वरूप आपको पसंद नहीं है। तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? खुलेआम पुकारे जाने पर भी झाओ काई शांत और संयमित रहा, मानो वह शब्दों से अप्रभावित था। हालांकि उसका बाहरी रूप जू फेंग की पैनी नजरों को धोखा नहीं दे सका। ठीक है, यह आपकी शैली है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। जू फेंग ने आखिरकार आह भरी और कहा। अंततः यह उसका चरित्र और उसकी स्वतंत्रता थी, इसलिए उसे इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, भाई फेंग। झाओ काई ने बड़े ही जोर से मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से सीमा को जानने और उसके निर्णय का सम्मान करने के लिए जू फेंग की सराहना की। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते थे और जानते थे कि कब रुकना है, जिससे उनकी दोस्ती लंबे समय तक टिकी रही। क्या आप इस बारे में कोई सलाह चाहते हैं कि चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, क्योंकि आप इतने अपरंपरागत रास्ते पर जा रहे हैं? जू फेंग ने अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करते हुए पूछा। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बार फिर महसूस किया कि तितली प्रभाव के कारण भविष्य बदल गया था। वह झाओ काई के गनर होने के बारे में सकारात्मक थे, न केवल उन उपकरणों के कारण जो उन्होंने देखे थे, बल्कि इसलिए भी कि अतीत में वह गनर हुआ करते थे। हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि समयरेखा अब बदलने लगी थी और उसका ज्ञान लाभ धीरे धीरे कम हो रहा था। इसके बावजूद जू फेंग को इस तरह के लाभ को खोने की चिंता नहीं थी। जिस मार्ग पर वे चले, वह कभी भी किसी भविष्य के ज्ञान लाभ पर निर्भर नहीं था, बल्कि यह उनके अंतर्ज्ञान, अनुसंधान और रणनीति पर आधारित था। बेशक कुछ उन्नत जानकारी जानना फायदेमंद है, लेकिन किसी को यह भी पता होना चाहिए कि इसका अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग किया जाए। यही मुख्य बिंदु था, और अगर वह इसका उपयोग करने में विफल होता है तो यह मूर्खता होगी। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। यदि तितली प्रभाव के कारण कुछ प्रमुख ज्ञान तत्वों में परिवर्तन हो गया हो, तो वह आसानी से नए परिवर्तनों के अनुकूल हो जाएगा और अपनी योजना में परिवर्तन कर लेगा। जो भी हो, मुझे तुम पर भरोसा है, फेंग। वैसे भी मैंने दिव्य दुनिया खेलना सिर्फ तुम्हारी वजह से शुरू किया है। बस मुझे भारी और भद्दी ढाल से लैस मत करो, झाओ काई ने तुरंत जवाब दिया। अगर जू फेंग उसकी मदद करना चाहता था तो उसने अपनी कुछ सलाह भी दी।
मुझे इस पर विचार करने के लिए कुछ दिन दीजिए, और ऐसा नहीं है कि ढाल को हटाना कोई बुरी बात है। कम से कम आपकी शक्ल देखकर दूसरे लोग यह मान लेंगे कि आप एक गनर हैं, जबकि असलियत में आप एक गन नाइट हैं जो टैंक बनने में सक्षम है। जू फेंग ने शांति से कहा, उसे आश्वस्त करते हुए कि यह बहुत भयानक नहीं था। कुछ देर बाद कर्मचारी व्यंजनों से भरी प्लेट लेकर लौटे और उन्होंने उन्हें व्यवस्थित ढंग से मेज पर रख दिया। कृपया अपने भोजन का आनंद लें, कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार यह दिव्य दुनिया का मुख्य आकर्षण है। उनका भोजन बिल्कुल अलौकिक है और आपको लगभग ऐसा महसूस कराता है जैसे आप निर्वाण से गुजर रहे हैं, झाओ काई ने कहा। चमकते व्यंजनों को देखकर उसके मुंह से लगभग लार टपकने लगी। निर्वाण प्राप्त करना, जू फेंग ने भौहें उठाईं। तुम मुझे यह नहीं बताना चाह रहे हो कि भोजन के एक ही निवाले से तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे या फट जाएंगे, है ना? ऐसा सिर्फ निरर्थक पेटू कल्पना या प्रशंसक सेवा के क्षणों में ही होता है। टस्क, तुम इस बारे में नहीं जानते, फेंग। मेरा विश्वास करो, जब खाना इतना अच्छा हो और तुम्हारी जीभ में पिघल जाए, तो वह एहसास असली होता है, भले ही कपड़े फटे न हों। झाओ काई ने अपनी आंखें घुमाईं और एक कांटा पकड़ते हुए स्पेगेटी बोलोग्नीज खाने लगा। झाओ काई ने जब स्पेगेटी का भरपूर आनंद लिया तो एक चटपटी सी आवाज पैदा हुई। धीरे से मुस्कुराते हुए जू फेंग ने भी अपनी स्पेगेटी को खाया और हर स्वाद का स्वाद चखा। इस ऑर्डर के लिए उसे सिर्फ एक सिल्वर कॉइन और 10 कॉपर कॉइन की कीमत चुकानी पड़ी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इससे उसे बहुत अच्छा बफ मिला। चपलता वृद्धि, गति और हमले की गति में 15% सुधार होता है। स्वास्थ्य पुनर्जनन, प्रत्येक 10 सेकंड में अधिकतम 5% स्वास्थ्य बहाल करता है। मन पुनर्जनन, प्रत्येक 10 सेकंड में अधिकतम मन का 5% पुनर्स्थापित करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति, सहनशक्ति की खपत को 20% तक कम कर देता है। क्रिटिकल हिट दर में वृद्धि, क्रिटिकल हिट की संभावना को 5% तक बढ़ा देता है। ये सभी शौक 1 घंटे तक चले जो आने वाली हरी-भरी घाटी में घूमने के लिए जरूरी था। यह भी जरूरी था कि जू फेंग झाओ काई को उसके खाने पीने के शौक में शामिल करने के लिए राजी हो जाए। खुद को सब कुछ खाने के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते, तो उन्हें बाद के लिए अपनी सूची में जमा कर लें, जू फेंग ने चेतावनी दी। उसने झाओ काई की हरकतों को देखा जिसमें वह कई तरह के खाद्य पदार्थ पकड़कर उन्हें अपने मुंह में ठूंस लेता था। यदि वह कुछ भी बेहतर नहीं जानता होता तो वह उसे एक भिखारी समझ लेता जो कई दिनों से भूखा पड़ा है। सौभाग्य से अन्य खिलाड़ी अपनी बातचीत में इतने मग्न थे कि उनकी टेबल पर स्थिति भी इतनी अस्पष्ट थी कि अन्य लोग उन्हें नोटिस नहीं कर सके। अन्यथा जू फेंग सचमुच दूसरी टेबल मांग सकता है और अपनी सीट बदल सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और झाओ काई को अंततः अपने पेट में थोड़ा उभार महसूस हुआ। मैं कसम खाता हूं कि यह कोई खेल नहीं है, बल्कि अपनी भूख मिटाने का एक और तरीका है, वह खुशी से चिल्लाया, अपना पेट रगड़ते हुए जैसे कि वह कोई बूढ़ा आदमी हो। अविश्वसनीय! तुम्हें कुछ भोजन खाने की प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए। जू फेंग ने आह भरी, यह समझने में असमर्थ कि वह इतना सारा भोजन कैसे खा सकता है। सिर्फ स्पेगेटी बोलोग्नीज से ही उसका पेट भर गया था और वह मुश्किल से कुछ बीबीक्यू पसलियां खा पाया। आखिरकार यह झूठ ही होगा अगर वह नरम पसलियों से निकलने वाली सुगंध और खुशबू से मोहित न हो। जब जू फेंग ने भोजन का भुगतान किया तो उसे अपनी मेहनत की कमाई खोने का दुख महसूस हुआ। मैं इस खर्च के लिए दूसरों का 3 गुना शोषण करूंगा, उसने मन ही मन कसम खाई, यह सोचते हुए कि क्या हेराल्ड फिस्ट को जानकारी या वस्तुओं की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, इसलिए उसे और अधिक आकर्षक चारा देकर वह आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकता था। खैर, चलो इस शो को शुरू करते हैं। बस इस देरी की वजह से हमें काफी समय लग गया है, जू फेंग ने खड़े होकर कहा और सराय से निकलने के लिए तैयार हो गया। फेंग, इतनी जल्दी क्या है? झाओ काई ने अपना सिर खुजलाया। तुम वाकई अजीब हो गए हो। तुम अब लगातार जल्दी में हो, लगभग ऐसा लगता है जैसे तुम किसी आपातकालीन स्थिति में हो। बस थोड़ा आराम करो और गहरी सांस लो। झाओ काई के ढीले रवैये को देखते हुए शू फेंग ने पहले तो उसे डांटना चाहा, लेकिन समय रहते उसने खुद को रोक लिया।
झाओ काई को नहीं पता कि उसकी तात्कालिकता की भावना उसके वर्षों के अनुभव से उपजी है, इसलिए भले ही उसने इसे समझाने का प्रयास किया हो, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाएगा। उन्होंने सुझाव देते हुए गहरी सांस ली और जू फेंग हल्के से मुस्कुराए। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें खाने के मामले में भी थोड़ा आराम करना चाहिए। पहले मेनू में बहुत सारे अच्छे खाने थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें लंबे समय तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि हम दूसरे नए खाने को आजमा न लें, उसने शांति से कहा, अपनी कमजोरी पर प्रहार करते हुए। निश्चित रूप से, झाओ काई के रवैये और व्यवहार ने खड़े होते ही 180 डिग्री का मोड़ ले लिया। हम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं, फेंग? हमें एक मिशन पूरा करना है, उसने जल्दी में कहा। हाँ, लेकिन क्या तुमने मुझे थोड़ा आराम करने और गहरी सांस लेने के लिए नहीं कहा था? यह सब बकवास है। कैसा आराम? आराम के लिए कोई समय नहीं है। हा, मुझे खुशी है कि हम एक ही पृष्ठ पर हैं। दिल खोलकर हंसते हुए, दोनों आराम से सराय से बाहर निकलकर वेडेंट वैली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे सड़क के पास पहुंचे, अचानक दोनों ने दाहिनी ओर मुड़कर एक गुप्त गलियारे में प्रवेश कर लिया। ठीक है, तुम पहले ही अपने बारे में बता क्यों नहीं देते? झाओ काई ने अचानक अपनी बंदूकें निकालते हुए कहा। हालांकि 1 मिनट बीत चुका था और कोई हलचल नहीं हुई थी। वाह, वे तुमसे डर गए, शैडो ब्लेड। तुम्हारे शब्दों ने उन्हें शायद स्तब्ध कर दिया होगा, क्योंकि वे अपनी माँ के पास रोने के लिए लॉग आउट कर रहे थे, जू फेंग ने ठंडी हंसी में कहा। हंग? उनकी मम्मी? यह असंभव है। आखिरकार, वे मेरे घर में खाना पकाने में व्यस्त हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उन्हें खुश करूं, झाओ काई ने आश्चर्य से कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि वे तुम्हारे घर में खाना बना रहे हैं, मेरे घर में नहीं? बेशक, मैंने पहले ही उनमें से एक को स्वर्ग भेज दिया है। मर जाओ कमीनों। जैसे ही वे दोनों बातें कर रहे थे, एक अपरिचित आवाज गुप्त गलियारे में गूंजी, जिसके बाद मंत्रों की बौछार हुई। वाह, वे वास्तव में पुस्तक के सबसे पुराने ताने के झांसे में आ गए। खुश होकर, झाओ काई ने आसानी से आने वाले मंत्रों को चकमा दे दिया, स्पष्ट रूप से एक छिपे हुए हमले की उम्मीद कर रहा था। जहां तक जू फेंग का प्रश्न है, उसने केवल अपने आप को मजबूत किया और जानबूझकर मंत्रों को बेअसर किया, जिससे उसके स्वास्थ्य बिंदु बार में थोड़ी कमी आई। तुमने क्यों नहीं चकमा दिया? उलझन में, झाओ काई को नहीं पता था कि उसके दोस्त ने क्यों नहीं चकमा दिया। दोनों को पहले से ही पता था कि उन्हें सराय में निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए, उन्होंने निजी संदेशों के जरिए संवाद करते हुए उन्हें बहकाने के लिए उपद्रवी और अज्ञानी बनने का नाटक किया। इसलिए, सिद्धांत रूप में, जू फेंग को हमले से बचना चाहिए था, खासकर तब जब वह पहला व्यक्ति था जिसने कुछ गड़बड़ होने का आभास किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी बंदूकें रख लो, शैडो ब्लेड, जू फेंग ने निर्देश दिया। आखिरकार हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। क्या तुमने गलत खाना खा लिया? झाओ काई ने अपना सवाल पूरा करने से पहले ही जल्दी से खुद को सही किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जबकि हमारे पास एक ही चीज थी। उसने बुदबुदाते हुए सोचा कि जू फेंग क्यों चाहता है कि वह अपना हथियार वापस ले ले। अपनी उलझन के बावजूद, उसने उसकी बात सुनी और अपनी बंदूकें वापस ले लीं, जिससे वे दोनों कमजोर हो गए। हो, यह अच्छी बात है कि तुम्हें आत्मसमर्पण करना आ गया। अब अपना सारा पैसा दे दो, घात लगाए लोगों के समूह में से एक ने घोषणा की। अफसोस, जू फेंग और झाओ काई को उसकी उपस्थिति कुछ भी नहीं लगी, क्योंकि वे दोनों उसे नजरअंदाज कर अपनी बातचीत में डूबे रहे। देखो, शैडो ब्लेड, तुम कितनी मुसीबतें लेकर आए हो। इतना महंगा खाना ऑर्डर करना और दूसरों को हमारी दौलत के बारे में बताना, जू फेंग ने उसे डांटा। अरे, यह तो साफ है कि लालची होना उनकी गलती है। इसका दोष मुझ पर कैसे लगाया जा सकता है? झाओ काई ने अपना बचाव करते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, लालची लोग हमें निशाना बनाएंगे चाहे हमारे पास धन हो या न हो। अपना सिर हिलाते हुए, जू फेंग को उसका तर्क उचित लगा। क्या तुम दोनों ने पहले ही काफी मूर्खता कर ली है? घात लगाने वालों का समूह क्रोधित हो गया क्योंकि उन्होंने उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। अपना सारा पैसा दे दो, अन्यथा इस शहर से सुरक्षित निकल पाने की उम्मीद मत करो, उन्होंने ठंडे स्वर में मांग की। स्थिति को हर पल गंभीर होते देख, झाओ काई ने कुछ चिंतित स्वर में फुसफुसाते हुए कहा,
अरे फेंग, क्या हम सचमुच जवाबी कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं? निश्चिंत रहें, हमें एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बेपरवाह बने रहें और समय का इंतजार करें। समुद्री भोजन या मिठाई, रानी ने क्या चुना? यह प्राचीन जानवर ग्रिफिन मिथक की व्याख्या कर सकता है। मॉस्को स्मिता की ट्रेजिक लाइफ के पीछे छुपे सच। क्या हम अब और देर कर सकते हैं? देखो, वे अपने हथियार खतरनाक ढंग से पकड़े हुए हैं। क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? बेशक मैं। तो फिर यही बात मायने रखती है, जू फेंग ने घात लगाए बैठे लोगों की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, चलो उन्हें मार देते हैं और लूट लेते हैं। हालांकि लूट कम से कम होगी, फिर भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं, क्योंकि वे कितने अमीर हैं। उनमें से एक अधीर था और उसने उन्हें सीधे मार डालने का सुझाव दिया। आखिरकार, दिव्य दुनिया में मरने वाले खिलाड़ियों की वस्तुएं गिर जाएंगी, और उनकी किस्मत पर निर्भर करते हुए वे या तो अपनी मूल्यवान वस्तुएं या अमूल्य वस्तुएं खो सकते हैं। फेंग, कृपया मुझे बताएं कि ये घात लगाने वाले असली नहीं हैं। क्या वे वास्तव में शहर में हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्हें इसके परिणाम का पता नहीं है? झाओ काई ने पूछा। जब लोग लालच में अस्थायी रूप से अंधे हो जाते हैं, तो वे सभी परिणामों को भूल जाते हैं, जू फेंग ने बताया, क्योंकि उन्होंने इस तरह के दृश्य कई बार देखे थे। एक तार्किक व्यक्ति के लिए, वे कह सकते हैं कि उनका कार्य कितना मूर्खतापूर्ण था, लेकिन ये अंधे लोग सोचते हैं कि यह सबसे अच्छा कदम था। इन दोनों द्वारा लगातार घात लगाने वालों पर हमला करने से अंततः उनकी हिम्मत टूट गई और वे आगे बढ़े तथा घातक हमले करने लगे। झाओ काई ने सहज रूप से बचाव और जवाबी हमला करना चाहा, लेकिन जू फेंग ने उसे कंधे से पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। इसके बाद उन्होंने अपना सिर हिलाकर उसे याद दिलाया कि वह कोई हरकत न करे, जबकि वह शांति से उन पर हो रहे भीषण हमले को देख रहा था। जब वे मारे जाने से कुछ मिलीमीटर दूर थे, तो हमले विफल हो गए और झाओ काई ने गलती से सोचा कि जू फेंग ने कोई चाल चली है। हालांकि, उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह जू फेंग नहीं था, क्योंकि गलियारे में कई तरह की आवाजें गूंज रही थीं। ओकवुड टाउन में खुलेआम हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गरजती हुई आवाज और उसके बाद कदमों की गड़गड़ाहट ने झाओ काई और घात लगाने वालों दोनों को चकित कर दिया। केवल जू फेंग ही बेफिक्र था, मानो उसे परिणाम का अनुमान था। और इसीलिए हमें अपने स्थान के भूगोल का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, उन्होंने मन ही मन कहा। एनपीसी गार्ड इतनी जल्दी कैसे आ गए? घात लगाने वालों में से एक आश्चर्यचकित था। अरे, हमारे साथ तो उन्होंने धोखा किया है। दूसरा व्यक्ति अधिक चतुर था और उसे एहसास हो गया कि वे जितना सोच रहे थे, उससे कहीं अधिक गहरे जाल में फंस गए हैं। यह सही है, यह गलियारा सतह पर गुप्त दिखता है, लेकिन यह गुप्त रूप से एनपीसी प्रशिक्षण मैदान से जुड़ा हुआ है। आप बेवकूफों की इतनी तेज आवाजें सुनकर वे यहां आकर्षित हुए, जू फेंग ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, जिससे घात लगाए बैठे लोगों को पता चल गया कि क्या हो रहा है। ओह, तो इसीलिए तुमने मुझे रुकने को कहा था। झाओ काई ने अपने हाथ जोड़ लिए, उसे जू फेंग की भयानक अंतर्दृष्टि का एहसास हो गया था। दुश्मन को बाहर निकालने के लिए उसने रणनीतिक स्थान की गणना भी कर ली थी। पहले तो उसने सोचा कि जू फेंग केवल उनका पीछा कर रहे दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक गुप्त स्थान ढूंढना चाहता था। किसने सोचा होगा कि जू फेंग के मन में कोई और योजना थी, और ऐसा भी जिसमें मांसपेशियों को हिलाना शामिल न हो। तुम्हारे पास मेरे जैसे लोग हैं, भाई फेंग, झाओ काई ने सम्मान और प्रशंसा में उसे अंगूठा दिखाया। जू फेंग ने उसकी प्रतिक्रिया पर अपनी आंखें घुमाईं और एनपीसी गार्डों की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। जब एनपीसी गार्ड ने उसे आते देखा तो वह पहले तो सतर्क हो गया, लेकिन कुछ पता चलने पर उसका चेहरा गंभीर हो गया। बारो, इससे पहले कि एनपीसी गार्ड अपनी कुलीन स्थिति का बखान कर पाता, जू फेंग ने उसे रोक दिया। नमस्ते, गार्ड, इन लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में मुझे नुकसान भी पहुंचाया। आपको क्या लगता है कि हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? जू फेंग ने उनका अभिवादन किया और स्थिति को समझाना शुरू किया। जैसे ही जू फेंग ने अपनी बात समाप्त की, एनपीसी गार्ड की आंखें ठंडी हो गईं। झाओ काई और घात लगाने वाले लोग शायद जू फेंग की मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये एनपीसी अलग थे। थोड़ी सी जांच से वे आसानी से जू फेंग की बैरन स्थिति का पता लगा सकते थे।
अब जब उन्हें पता चला कि कुछ नीच साहसी लोगों ने शहर के भीतर खुलेआम हमला करने का दुस्साहस किया है, लेकिन उनका लक्ष्य भी एक बैरन था जिसका अधिकार क्षेत्र सीधे एथेरिया साम्राज्य के अधीन था, तो मामला गंभीर हो गया था। इन अपराधियों को शीघ्र हिरासत में लो, एनपीसी गार्ड ने सख्त आदेश दिया। यह सुनकर इनमें से कुछ घात लगाने वालों ने स्वाभाविक रूप से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए तथा कुछ ने तो घटनास्थल से भागने की भी कोशिश की। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ थे। इन शक्तिशाली एनपीसी गार्डों के सामने खिलाड़ी चींटियों से अलग नहीं थे। इस प्रकार कुछ ही मिनटों में सभी घात लगाने वालों को पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया, जिनकी संख्या कुल 5 थी। यदि यह सामान्य प्रोटोकॉल होता तो इन खिलाड़ियों को रिहा होने से पहले 3 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाता। दुर्भाग्य से इन बदकिस्मत घात लगाने वालों के लिए उन्हें जितने लोगों को निशाना बनाना था, उनमें से उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी को चुनना था जो वर्तमान में एक प्रतिष्ठित कुलीन दर्जा रखता हो। इस प्रकार सामान्य प्रोटोकॉल उन पर लागू नहीं होता। सर, सभी अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है। आप क्या करना चाहते हैं? एनपीसी गार्ड ने चतुराई से अपने रईसों की स्थिति बताने से बचते हुए पूछा। उनकी बुद्धिमत्ता बहुत सूक्ष्मता से दर्शाई गई थी, लेकिन जू फेंग इसे पहचानने में सक्षम था और उसने महसूस किया कि एनपीसी धीरे धीरे मानव की तरह व्यवहार करने में सक्षम हो गए हैं। यहां तक कि उसके इरादे को समझना और उसकी स्थिति बताने से बचना भी उसे कुछ हद तक चिंतित कर रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे तेजी से काम करना होगा, उसने मन ही मन सोचा, यह महसूस करते हुए कि दिव्य दुनिया तीव्र गति से बदल रही थी। मैं और मेरा दोस्त ओकवुड टाउन की खूबसूरती और प्रसिद्धि के कारण घूमने आए थे। अफसोस, यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमें ऐसी घटना का सामना करना पड़ा, जू फेंग ने कड़वे स्वर में कहा। हम निश्चित रूप से यहां सुरक्षा बढ़ाएंगे, एनपीसी गार्ड ने कठोर होकर गंभीरता से कहा। उसे स्पष्ट रूप से डर था कि जू फेंग बुरी यादों के साथ शहर छोड़कर चला जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर शू फेंग आगे बढ़कर उच्च प्रबंधन से शिकायत कर दे कि उनकी नाक के नीचे उन पर घात लगाकर हमला किया गया तो उनके शहर का अंत हो जाएगा। मुझे पता है और मुझे तुम पर भरोसा है, जू फेंग ने एनपीसी गार्ड को थपथपाया और धीरे से उसे कोने में ले गया। मैं इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहता और न ही तुम। मुझे उनकी सारी संपत्ति ले लेने दो और तुम उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में डाल दो और मैं दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, उसने धीरे से फुसफुसाया। एनपीसी गार्ड पहले तो दंग रह गया, लेकिन जब उसने इसके फायदे और नुकसान पर विचार किया तो उसे लगा कि यह इतना भी बुरा नहीं है। आखिरकार उन्हें सजा नहीं मिलेगी और मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि जू फेंग ने पहले ही दावा कर दिया था कि वह दिखावा करेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। एक रईस के शब्द अभी भी विश्वसनीय थे और उसे संदेह था कि कोई रईस अपने शब्दों से पीछे हटेगा। केवल इतना ही और कुछ नहीं, एनपीसी गार्ड ने पूछा। उसे अभी भी संदेह था कि समाधान कितना आसान होगा। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग ने समझाया, मुझे ओकवुड टाउन पसंद है और मैं नहीं चाहता कि कुछ नीच साहसी लोग शहर की प्रतिष्ठा को धूमिल करें। इसके अलावा आपने मुझे किसी भी वास्तविक खतरे से पहले समय पर बचाया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको भी दंडित किया जाए। उनके विश्वास दिलाने वाले शब्दों के कारण एनपीसी गार्ड ने तुरंत उनके सुझाव पर सहमति व्यक्त की तथा गार्डों को आदेश दिया कि वे घात लगाने वालों की सारी संपत्ति छीन लें। उनके शरीर पर केवल कपड़े ही बचे थे ताकि वे खुले में न दिखें। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह ऐसे नहीं चलता। हाँ, बस हमें जेल में डाल दो। तुम हमारी चीजें और पैसे क्यों छीन रहे हो? यह निश्चित रूप से एक बग है। मैं शिकायत करना चाहता हूं। घात लगाए बैठे लोग यह देखकर भड़क गए कि उनका सारा सामान उनसे छीन लिया गया है। इससे भी बुरी बात यह थी कि उन्होंने देखा कि गार्ड शू फेंग के साथ कितने सहज थे, खासकर तब जब उन्होंने देखा कि कैसे उनका सारा सामान तुरंत उसके हवाले कर दिया गया। केवल इसी क्षण उन्हें एक बात सचमुच समझ में आई। डाकू की भूमिका कभी भी उनकी नहीं थी, बल्कि उन दो घृणित व्यक्तियों की थी जिन्होंने उन्हें गुप्त गलियारे में फुसलाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? मैंने तुम्हारे चेहरे पहचान लिए हैं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे वापस आने पर तुम दिन का उजाला न देख सको। घात लगाए बैठे लोगों में से एक ने धमकी दी कि उन्हें गार्डों द्वारा घसीटा जा रहा है, संभवतः वे जेल की कोठरी में जा रहे हैं। हे, मेरा चेहरा पहचाने?
आप सभी को कुछ हफ्तों के लिए हिरासत में रखा जाएगा और जेल में बंद होने पर आप ज्यादातर सुविधाओं का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप बाहर आएंगे, दुनिया पहले ही बदल चुकी होगी, जू फेंग ने मन ही मन व्यंग किया। जब घात लगाए हमलावरों की चीखें और गुस्से की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं, तो कहा जा सकता था कि स्थिति सुलझ गई है। क्या आपको कुछ और चाहिए, सर? एनपीसी गार्ड ने पूछा। वह अभी भी थोड़ा चिंतित था कि जू फेंग नाराज हो सकता है। कोई जरूरत नहीं, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, जू फेंग ने पैसों से भरी थैलियों की एक बोरी पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये घात लगाने वाले इतने उत्तेजित थे। उनकी संपत्ति कोई मजाक नहीं थी, और यहां तक कि जू फेंग को भी आश्चर्य होने लगा कि उन्होंने कितने खिलाड़ियों को लूटा है। उन पर इनाम का टैग कम हो गया होगा और वे इतने चतुर थे कि शहर में प्रवेश करने से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट होने तक कुछ समय तक प्रतीक्षा की। अन्यथा, यदि वे इनाम के टैग के साथ प्रवेश करते तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाना चाहिए था। इन खिलाड़ियों के पास अपने कुटिल तरीकों और लालची व्यवहार से इतनी बड़ी संपत्ति प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए जू फेंग ने जल्दी से यह निर्धारित कर लिया कि उनकी संपत्ति अन्य खिलाड़ियों से प्राप्त की गई थी। जैसे ही एनपीसी गार्ड छुट्टी मांगने वाला था, जू फेंग ने उसे टिप के रूप में एक चांदी का सिक्का दिया। इसे मना करने की कोशिश मत करो। यह मुझे पहले से बचाने के लिए मेरा धन्यवाद है, जू फेंग ने सख्ती से कहा, यह स्पष्ट करते हुए कि वह इनकार स्वीकार नहीं करेगा। गार्ड का प्रारंभिक आश्चर्य एक कृतज्ञता भरी मुस्कान में बदल गया। धन्यवाद, सर। उन्होंने झुककर टिप स्वीकार की, फिर जू फेंग को विदाई देते हुए अन्य गार्डों को दालान से बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही गार्ड चले गए, झाओ काई ने जू फेंग की ओर देखा, उसकी आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गईं। तुम बहुत अच्छे हो, भाई फेंग। तुमने यह सब बिना उंगली उठाए कमाया है, उसने उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा। जू फेंग ने हंसते हुए पैसे और सामान अपनी सूची में रख लिए। यह सब सही चाल जानने के बारे में है। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। लेकिन गार्ड को टिप क्यों दी? हम उस चांदी के सिक्के का इस्तेमाल और अधिक भोजन के लिए कर सकते थे, झाओ काई ने असमंजस में अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। जू फेंग के बारे में उसकी समझ के अनुसार वह एक कंजूस व्यक्ति था। उसे किसी को टिप देते देखना, खासकर जब वह कोई एनपीसी हो, उसे उलझन में डाल देता था। जू फेंग ने अपनी कनपटी को रगड़ते हुए आह भरी। सुनो, एनपीसी को कम मत समझो। उन्हें याद है कि तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो। अभी एक छोटी सी टिप का मतलब हो सकता है कि वे बाद में हमारी जान बचा लें। फिर वह और करीब झुक गया, उसकी आवाज एक षड्यंत्रकारी फुसफुसाहट में बदल गई। और यह बात अपने तक ही रखो। इसके बारे में दूसरों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई और होता तो वह सख्ती से जानकारी को छुपा लेता। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि झाओ काई ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उसे उसकी मंशा पता चली, उसे जानकारी से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्या हम वरदांत घाटी की ओर चलना शुरू करें? झाओ काई ने ढीठता से हंसते हुए जल्दी से विषय बदल दिया। हाँ, लेकिन पहले यह बंदूक ले लो, जू फेंग ने जवाब दिया और उसे एक बंदूक सौंप दी। जैसे ही झाओ काई को बंदूक मिली, उसने उसके आंकड़ों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। आयरन बोल्ट राइफल। प्रकार, राइफल। दुर्लभता, असामान्य, हरा। स्तर की आवश्यकता, 5। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आक्रमण शक्ति, 15 से 25। रेंज, 35 मीटर। सटीकता, +5%। स्थायित्व, 100/100। विशेष योग्यता, भेदक शॉट, लक्ष्य के कवच के 10% को नजरअंदाज करने की 10% संभावना है। विवरण, लोहे से बनी एक मजबूत और विश्वसनीय राइफल। वाह, यह बंदूक तो पागलपन है, लेकिन फेंग, स्तर की आवश्यकता है, झाओ काई ने खुशी से कहा, उसके बाद थोड़ी कड़वाहट भी आई। बंदूक को लैस करने के लिए स्तर की आवश्यकता स्तर 5 थी, लेकिन वह इसके करीब भी नहीं था। क्या तुम भी बेवकूफ हो गए? जू फेंग ने अपने माथे पर हाथ फेरा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हरित घाटी, झाओ काई ने उत्तर दिया। और वरदांत घाटी में क्या है? राक्षस?
राक्षस वहां हैं, इसलिए हम पत्र से सुराग प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जू फेंग ने समझाया। उसे फिर से उसके चेहरे पर मुक्का मारने की इच्छा हुई। क्यों भाई विलियम और हैरी एक संयुक्त मोर्चा दिखा रहे हैं? हिंदी सिनेमा के सबसे प्यारे हीरो की अनसुनी कहानियां। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? इससे कुछ रोचक तथ्य पता चलते हैं। ऐसे रसदार राक्षस अनुभव बिंदु स्वाभाविक रूप से अद्भुत थे, लेकिन उनके डिबफ के अभी भी सक्रिय होने के कारण उन्हें मूंगफली मिलेगी। फिर भी राक्षसों की खेती करना एक बुरा विचार नहीं था, क्योंकि यह वैसे भी उनके रास्ते में होगा। झाओ काई को कुछ लड़ाई का अनुभव प्राप्त करने और दिव्य दुनिया की युद्ध तंत्र को सीखने का मौका देना फायदेमंद था। यह तो कहना ही क्या कि वह भोजन में खुद को व्यस्त रखने में बिताए समय की भरपाई करने के लिए तेजी से स्तर बढ़ाना शुरू कर सकता था। वैसे अब जब लुटेरे पकड़े जा चुके हैं और आपको नया हथियार मिल गया है, तो आपका वर्तमान स्तर क्या है? फिर उसने पूछना शुरू किया। मैं सिर्फ लेवल 3 पर हूं, फेंग, झाओ काई ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, स्पष्ट रूप से यह महसूस नहीं किया कि जू फेंग खुद भी लेवल 3 पर था। आखिरकार उनका मानना था कि शू फेंग ने बहुत मेहनत की होगी, खासकर तब जब उसे बढ़त मिली थी। स्वाभाविक रूप से जू फेंग इस तथ्य का खुलासा नहीं करने वाला था कि उसके कुकर्मों के कारण सिस्टम ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया था। अगर उसने यह बात बता दी, तो जू फेंग को यकीन था कि झाओ काई निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाएगा और कहेगा कि वह इसके लायक है। बुरा नहीं है, स्तर 3 पर आप वास्तव में अपने कौशल वृक्ष का निर्माण शुरू कर सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग ने झाओ काई को उसके चरित्र निर्माण में सहायता करने का फैसला किया। यद्यपि उन्हें इस तरह की असामान्य खेल शैली का अनुभव नहीं था, फिर भी उनकी जानकारी उस स्थिति में सहायक सिद्ध हुई। उनके सुझाव का पालन करते हुए झाओ काई ने अपने कौशल वृक्ष खोले, जिनमें 3 अलग अलग शाखाएं थीं: निशानेबाजी कौशल, मोहरा कौशल और सामरिक सहायता कौशल। मार्क्समैन कौशल दूरी से लड़ने की क्षमताओं और सटीकता को बढ़ाने में माहिर है, जबकि वेनगार्ड कौशल दूरी से लड़ने और हाथापाई से लड़ने में संतुलन बनाने में माहिर है, जिससे आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं में वृद्धि होती है। इस बीच सामरिक समर्थन कौशल भीड़ नियंत्रण और टीम समर्थन क्षमताओं में अधिक विशिष्ट हो गए। संक्षेप में, सामरिक सहायता कौशल वृक्ष टैंक खेल शैली के लिए अधिक उन्मुख था, जिसमें मोहरा कौशल द्वितीयक प्राथमिकता थी। हालांकि यह केवल सामान्य गन नाइट खेल शैली के लिए था और झाओ काई पर लागू नहीं होता था, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से ढाल से लैस होने से इनकार कर दिया था। चूंकि आप ढाल से लैस नहीं होंगे, तो आपका प्राथमिकता कौशल वृक्ष निशानेबाज है, उसके बाद मोहरा है, जू फेंग ने निर्देश दिया। सबसे पहले मार्क्समैन श्रेणी में सभी शुरुआती कौशल प्राप्त करें, जो स्थिर लक्ष्य, रैपिड फायर और सटीक स्ट्राइक हैं। इसके बाद आपको मोहरा श्रेणी के तहत फोर्टिफाइड स्टंस कौशल मिलेगा। समझ गया, झाओ काई ने सलामी दी, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे वह एक सैनिक हो और कमांडर की बात सुन रहा हो। जू फेंग ने आह भरी, उसकी उंगलियां झाओ काई के चेहरे पर फिर से एक जोरदार मुक्का मारने के लिए मचल रही थीं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम यह सब जानबूझकर कर रहे हो, वह बुदबुदाया। झाओ काई को उसके असामान्य खेल शैली के संबंध में उसके चरित्र निर्माण में सहायता करने के बाद दोनों अंततः ओकवुड टाउन से बाहर निकल गए। शहर में शुरुआती लोगों के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जू फेंग की उनमें कोई रुचि नहीं थी। हाँ, कभी कभी कुछ एनपीसी मिशन की पेशकश करते थे, जिनमें से कुछ बदले में बड़े पुरस्कार भी देते थे। हालांकि ये बड़े पुरस्कार उसके लिए आकर्षक नहीं थे, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा था। यही कारण था कि उसने इन्फर्नो टायरेंट से लूटी गई चीजों पर नजर भी नहीं डाली। उन लूटों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि अगर वह उन्हें बेच देता तो शायद उसकी संपत्ति में कुछ इजाफा हो जाता। फेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सुरक्षित रूप से वरदांत घाटी को पार कर सकते हैं? झाओ काई ने परिधि के पास पहुंचते ही पूछा। शैडो ब्लेड, क्या तुम मेरे आने से पहले इस क्षेत्र से होकर नहीं आए थे? तो अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? जू फेंग ने झाओ काई की चिंता से हैरान होकर एक भौं उठाई। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपने चरित्र की ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी ठीक है, लेकिन तुम अलग हो। मुझे संदेह है कि तुम एक व्यर्थ मौत मरना चाहोगे। झाओ काई ने कबूल किया और जू फेंग के लिए अपनी वास्तविक चिंता प्रकट की।
इससे पहले वह बिल्कुल अकेला था और केवल दिव्य दुनिया द्वारा पेश किए जाने वाले स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बारे में चिंतित था। इसलिए वह वास्तव में कुछ खिलाड़ियों द्वारा घात लगाए जाने या मारे जाने के बारे में परेशान नहीं हो सकता था। इस बीच झाओ काई को अपने बारे में चिंतित सुनकर जू फेंग अचानक हंस पड़ा। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं बहुत कमजोर हूं और मुझे आसानी से मारा जा सकता है? बाद में उसने पूछा। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि झाओ काई उसे एक फूलदान समझ लेगा। तुम्हें फिर भी पूछना पड़ा, झाओ काई ने उपहास किया। मैंने तुम्हें घात लगाने वालों से सीधे प्रहार झेलने के बाद खुद को ठीक करते देखा, जिसका मतलब है कि तुम एक पादरी हो। एक पादरी का स्वास्थ्य बिंदु बेहद कम होता है और बचाव में भी कमजोर होता है। कोई भी तुम्हें आसानी से पीके कर सकता है। सचमुच किसी को भी झाओ काई को उसके बचकाने और मूर्खतापूर्ण व्यवहार के बावजूद कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कभी भी यह आशा नहीं की थी कि उनकी योग्यता का एक छोटा सा रहस्योद्घाटन भी उन्हें मिल जाएगा और इससे वे अपनी श्रेष्ठता का भी अनुमान लगा सकेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि मैं ऐसे सूक्ष्म सुरागों वाला एक पादरी हूं, तो मुझे अनुमान लगाने दीजिए। आप जानबूझकर मुक्का मारने का बदला लेने के लिए मुझे निराश कर रहे हैं, है ना? जू फेंग के चश्मे चमक उठे जब वह झाओ काई को घूर रहा था। चौंक कर झाओ काई कुछ क्षण के लिए कांप उठा, फिर उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। अफसोस, वह छोटी सी हरकत जू फेंग से छिप नहीं पाई। उसकी तीखी नजरों ने बेचैनी के उस छोटे से पल को पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, शैडो ब्लेड, वह धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराया। यहां आओ और इस भाई से अपनी पीठ थपथपाओ। हा, कोई जरूरत नहीं। हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, भाई फेंग। भयभीत झाओ काई जल्दी से पीछे हट गया और उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। स्थिति को समझते हुए झाओ काई ने टर्बो चालू कर दिया और वह तेजी से भागने लगा। मुझे खेद है, उसने दोहराते हुए कहा और आगे और दूर भाग गया। यहां वापस आओ, शैडो ब्लेड, जू फेंग दहाड़ते हुए बोला और अपना संयम खोते हुए झाओ काई का पीछा करने लगा। यह बिल्ली और चूहे का खेल कुछ समय तक चलता रहा। अंततः जू फेंग को रुकना पड़ा और वह झाओ काई से कमतर होने के कारण अपने आंकड़ों को कोसने लगा। स्का, बस तब तक रुको जब तक मैं अपनी चपलता को और बेहतर नहीं कर लेता। मैं देखूंगा कि अगली बार तुम तेजी से भाग सकते हो या नहीं। उसने अपनी जीभ चटकाई और अस्थायी रूप से अपना बदला लेना छोड़ दिया। कुछ समय तक मौजमस्ती करना बुरा नहीं था, लेकिन अब जबकि यह कहा जा सकता है कि वे खतरे के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्हें मौजमस्ती बंद करने की जरूरत थी। वरदांत घाटी घनी हरियाली का एक भ्रामक विस्तार थी, जहां घनी झाड़ियां और ऊंचे वृक्षों ने एक छतरी का निर्माण किया था, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। भूभाग आसमान था, अचानक ढलान और छिपी हुई खाइयां थीं, जिससे यात्रा करना जोखिम भरा हो गया था। एक धीमी, मटमैली नदी घाटी से होकर बह रही थी, जिसका काला पानी नीचे छिपे अदृश्य खतरों का संकेत दे रहा था। अक्सर अघोषित रूप से भयानक कोहरा छा जाता था, जो दृष्टि को अस्पष्ट कर देता था और बेचैन करने वाले सन्नाटे को और बढ़ा देता था। वे कभी कभी दूर से आने वाली अज्ञात आवाजों से टूटते थे, जो संभवतः उस क्षेत्र में छिपे राक्षसों की आवाजें होती थीं। यहाँ राक्षस 5 से 7 स्तर के हैं, इसलिए अगर हम राक्षसों के समूह से भिड़ गए तो हम मर जाएंगे, खासकर जब हम कोहरे के पास हों, जू फेंग ने गंभीरता से चेतावनी दी। निश्चिंत रहो, फेंग। पहले मैंने जो रास्ता लिया था उसे याद कर लिया था और इन जगहों पर बहुत ज्यादा राक्षस नहीं है, झाओ काई ने अपना नक्शा दिखाते हुए बताया, जिसमें बहुत सारे संकेत और मुख्य बिंदु हाईलाइट किए गए थे। खेल में अधिकांश मानचित्रों के विपरीत, जहां वे निश्चित होते हैं, खिलाड़ी स्वयं अपनी इच्छानुसार मानचित्र को संशोधित कर सकते हैं तथा प्रमुख भूभागों को उजागर कर सकते हैं। हालांकि ऐसी सुविधाओं की खोज खिलाड़ियों द्वारा बाद में की गई और उन्हें मानचित्र पर अपने नोट्स जोड़ने की उपयोगिता का पता चला। किसने सोचा होगा कि झाओ काई स्वयं इस सुविधा का अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहा था? तुम वास्तव में एक बाघ को खाने के लिए सुअर का खेल खेल रहे हो, जू फेंग ने कहा कि वह दूसरों को धोखा देने के लिए मूर्ख की तरह काम कर रहा था ताकि वे उसके प्रति अपनी सतर्कता कम कर दें। अन्य लोग सोच सकते हैं कि वह एक मूर्ख भोजन प्रेमी है, जिसके दिमाग में केवल भोजन ही रहता है, लेकिन गुप्त रूप से वह यह सब योजना और षड्यंत्र बना रहा था।
झाओ काई ने अपने कंधे उचकाए और अपने किए का बचाव किया। अगर मैं सुअर की भूमिका नहीं निभाता तो शायद मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। जो लोग दिखावा करते हैं या बहुत ज्यादा खुलासा करते हैं वे जल्दी मर जाते हैं। सहमति में अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग ने विषय को आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई और अपने द्वारा बनाए गए नक्शे का निरीक्षण किया। नक्शा काफी विस्तृत था और झाओ काई को प्राप्त पत्र के प्रतीकों को देखने के बाद अब उसे कुछ हद तक अंदाजा हो गया था कि छिपा हुआ विलोब्रुक गांव कहाँ स्थित था। आपने नक्शे का जो क्षेत्र चिह्नित किया है संभवतः वह स्थान है जहां हमें जाना है, शू फेंग ने भयावह कोहरे के उच्चतम संकेंद्रण की ओर इशारा करते हुए कहा। झाओ काई के मानचित्र पर इसे खतरनाक के रूप में चिह्नित किया गया था। उफ, मुझे पता था कि यह पत्र बुरी खबर है। झाओ काई ने अपना सिर खुजलाया। वह स्पष्ट रूप से इस बात से नाराज था कि सबसे खतरनाक क्षेत्र ही संभवतः उनका गंतव्य था। जब आप स्पष्ट रूप से इसके अलावा हर जगह की खोज कर रहे हैं तो आश्चर्यचकित होने का नाटक करना बंद करो। जू फेंग ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे मौके पर ही उजागर कर दिया। क्षेत्र का अन्वेषण करने के अलावा झाओ काई ने वहां जो कुछ भी देखा था उसे तथा क्षेत्र के खतरों को भी चिह्नित किया। इतनी सावधानी से किए गए काम से जू फेंग को कुछ संदेह हुआ और जब उसने गहराई से सोचा, पहेलियों को एक साथ जोड़ते हुए अंततः उसे एक बात समझ में आ गई। शैडो ब्लेड, क्या तुम कुछ स्तर नीचे गिर गए क्योंकि तुम इन्हें चिह्नित करने से कई बार मर गए? जू फेंग ने शांत भाव से पूछा। निश्चित रूप से उसके चेहरे पर लाली उभर आई जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि वह वास्तव में कई बार मर चुका था, जिसके परिणामस्वरूप उसका स्तर गिर गया था। अरे, तो वह वास्तव में मुझसे उच्च स्तर का था, लेकिन मरने के कारण वह अपना स्तर खो बैठा। जू फेंग ने मन ही मन कोसा, यह महसूस करते हुए कि यह कमी वास्तव में उस पर भारी पड़ रही थी। तुम मुझसे और कितने रहस्य छुपा रहे हो? बाद में उसने पूछा। स्पष्ट रूप से वह जानना चाहता था कि वह कितनी दूर तक आगे बढ़ चुका है। ठीक है, उतना नहीं जितना आप, यह तो पक्का है, झाओ काई ने ढीठता से जवाब दिया। कम से कम आप मुझसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि मैं अपना रास्ता जानता हूं और लड़ना जानता हूं। ये राक्षस वास्तव में बहुत यथार्थवादी और अप्रत्याशित हैं, उन्होंने राक्षसों से लड़ने के अपने शुरुआती संघर्ष की याद दिलाते हुए कहा। एक बार आप उनके पैटर्न को समझ लें तो वे अप्रत्याशित नहीं हैं, जू फेंग ने समझाया। मैंने कोशिश की है लेकिन उनके पैटर्न को समझना कठिन है, झाओ काई ने निराश होकर कहा। जाहिर है, उनका पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं होगा, अन्यथा हर कोई पेशेवर बन चुका होता। उनके पैटर्न को समझने में समय और अनुभव लगता है। अरे, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें बहुत अनुभव है। क्या तुमने मुझसे कुछ घंटे पहले ही नहीं खेला था? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मारूं? कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। हंग? मैंने अभी क्या कहा? उफ, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरी यह भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है। झाओ काई ने अचानक अपना सिर भींच लिया और दर्दनाक भाव प्रकट किया। जू फेंग ने प्रसन्नता से अपना चश्मा ठीक किया और अपने घटिया अभिनय को नजरअंदाज करते हुए सोचने लगा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। भयानक कोहरा हमारी दृष्टि को बाधित करेगा और मुझे डर है कि काई ठीक से निशाना नहीं लगा पाएगा। स्थिति की बीमारी शायद चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, न कि राक्षस, उसने दबाव महसूस करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। स्कॉच्ड कैवर्न्स के विपरीत वह वर्दांत घाटी से बहुत परिचित नहीं था, इसलिए उसे सतर्क रहने और हर कदम सावधानी से उठाने की जरूरत थी। इस बीच झाओ काई अचानक जू फेंग के पास आ खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। इतना सोचना बंद करो, फेंग। हमारे साथ जो सबसे बुरी चीज हो सकती है वह है मौत। यह बस मरना है और मैं इसे पहले ही अनुभव कर चुका हूं। पहले तुम मेरी सुरक्षा के बारे में क्यों चिंतित थे? जू फेंग ने अपने होंठ हिलाए। टस्क, तुम्हारे व्यवहार ने मुझे पहले ही साफ साफ बता दिया था कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करनी चाहिए। झाओ काई ने अपनी आंखें घुमाईं। हम वैसे भी भाई हैं। कोहरे से डरने की क्या बात है? ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी कोई आदेश दूं तो मेरी बात अवश्य सुनना, जू फेंग ने कहा, हालांकि उसने अपनी बाह को एक तरफ धकेलते हुए कुछ बड़बड़ाहट के साथ कहा। कुछ समय बाद दोनों उस भयानक कोहरे में प्रवेश कर गए और जल्द ही एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ
जिसने उन्हें स्थिति की बीमारी के बारे में चेतावनी दी। सिस्टम, आप भयानक कोहरे के संपर्क में आ गए हैं। आपकी ताकत और बचाव 12% कम हो गया है। जैसा कि अपेक्षित था, हमेशा की तरह स्थिति खराब है। हालांकि इसने यह बताने की भी जहमत नहीं उठाई कि अब हमारी दृष्टि कितनी सीमित हो गई है। सिस्टम प्रॉम्प्ट पर जू फेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। चेतावनियां भले ही मददगार हों, लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट हमेशा खिलाड़ियों के लिए सब कुछ सूचीबद्ध नहीं करता। आखिरकार, यह कोई नैनी या बेबीसिटिंग गेम नहीं था। हमारी दृष्टि प्रभावित हो सकती है, लेकिन हमारी इंद्रियां बनी रहेंगी। झाओ काई आशावादी बने रहे और उन्होंने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे अपनी दृष्टि सीमित होने का जरा भी डर नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह अंधा हो गया था या कुछ और। बस उसे नेविगेट करना और दूर से खतरे का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। मुझे लगता है कि यह इतना बुरा नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग ने झाओ काई को जल्दी से जल्दी बफ करना शुरू कर दिया। वैसे भी उस समय उसका मन पूरा था, इसलिए अब अपने मंत्रों का उपयोग करना और आगे बढ़ते हुए इसे धीरे धीरे पुनर्जीवित करना अधिक संभव था। उसे लगातार मजबूत करने से जू फेंग को झाओ काई की सहायता करने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा नक्शा धुंधला हो सकता है, लेकिन हम अभी भी अपनी पहचान बना सकते हैं, जू फेंग ने अपने नक्शे पर नजर डालते हुए सलाह दी। कोहरे में प्रवेश करने पर मूल साफ नक्शा कोहरे से ढक गया, जिससे खिलाड़ी मानचित्र सुविधा का लाभ उठाकर इधर-उधर नहीं जा सके। फिर भी, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे कार्यान्वयन में कोई खामी नहीं थी। हालांकि कोहरे के कारण रास्ता धुंधला हो गया था, फिर भी वे अपने कदम आगे बढ़ाने में सफल रहे। ऐसा करके वे अपने पिछले कदमों को देख पाए और खुद को गोल गोल घूमने से रोक पाए। मैं ये थकाऊ काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, फेंग, झाओ काई दिल खोलकर हंसा। मैं किसी भी खतरे की स्थिति में आपकी रक्षा के लिए थोड़ा आगे रहूंगा, उन्होंने सतर्क भाव से अपनी बंदूक थामे हुए कहा। यह जानते हुए भी कि उसे यह थकाऊ काम सौंपा जा रहा है, जू फेंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह झाओ काई पर उसके विस्तृत ध्यान पर भरोसा नहीं कर सकता था। वह दूसरों को यह काम करने देने के बजाय खुद ही अपना नेविगेशन मार्ग बनाना पसंद करेगा। जैसे जैसे वे कोहरे में आगे बढ़ते गए, हर तरफ से बेतरतीब आवाजें गूंजने लगीं। हर कदम के साथ बेचैन करने वाला माहौल और भी गहरा होता गया। भयानक चीखें सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही थीं, मानो दूर के भेड़िए पीले चांद के नीचे विलाप कर रहे हों। पानी की छिटपुट टपकन प्राचीन पत्थर पर भूतिया उंगलियों की थपथपाहट की तरह गूंज रही थी। कभी कभी बगल से चरमराहट की आवाज आती थी, जो पुराने लकड़ी के दरवाजों की याद दिलाती थी, जो धीरे धीरे खुलकर अदृश्य भयावहता को प्रकट करते थे। अरे, यह कोई हॉरर गेम है या क्या? लगातार इतनी सारी बेतरतीब आवाजें क्यों आ रही हैं? झाओ काई ने अपने खाली हाथ को इधर उधर हिलाते हुए कोहरे को थोड़ा दूर करने की कोशिश की। सौभाग्य से, उसकी हिम्मत सराहनीय थी और कोई रोंगटे खड़े नहीं हुए। ध्यान मत भटकना, काई, जू फेंग ने सख्ती से चेतावनी दी। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे यह एहसास दिला रही थी कि वे पहले से ही पकड़े जा रहे हैं। जब मैं तुम्हें निर्देशांक बताऊं तो गोली चलाने के लिए तैयार रहना, उसने आंखें सिकोड़ते हुए निर्देश दिया। तुम्हें कुछ महसूस हुआ है? झाओ काई ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति उसकी पिछली लापरवाही से रहित होकर गंभीर हो गई। उसका हाथ बंदूक पर कसकर पकड़ा हुआ था और उसकी उंगली कभी भी ट्रिगर खींचने के लिए तैयार थी। शशश, जू फेंग ने अपनी नुकीली उंगली उसके मुंह पर रखी और उसे चुप रहने की चेतावनी दी। अपना सिर हिलाते हुए झाओ काई थोड़ा पीछे हट गया और एक ढाल तैयार कर ली। यह काई। अवाक, जू फेंग लगभग उसकी हरकतों पर हंस पड़ा। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि झाओ काई ढाल से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इसे सुसज्जित कर लिया। उनकी विचार प्रक्रिया? यह निश्चित रूप से एक पादरी होने के नाते जू फेंग के लिए उसकी चिंता थी, जिसने उसे इस तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया। ढाल से लैस होने के कारण इसने दुश्मन को मारने से बचाने में उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। आखिरकार, सीमित दृष्टि के कारण उनके हमले की सटीकता निश्चित रूप से कम हो गई थी, भले ही सिस्टम ने उन्हें इसके बारे में चेतावनी नहीं दी थी। फेंग ने आखिर इतना कमजोर वर्ग क्यों चुना? झाओ काई ने अपने बाएं हाथ से ढाल को कुछ अजीब तरीके से पकड़ते हुए मन ही मन सोचा।
ढाल से उनकी अपरिचितता से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें ढाल से लैस होना कभी पसंद नहीं था। जैसे ही माहौल में सन्नाटा छा गया, झाओ काई को अब यकीन हो गया कि उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। पहले अभी भी कुछ डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं। ढाल हटाओ, काई, जू फेंग आगे बढ़ा और फुसफुसाया। तुम ढाल से परिचित नहीं हो और तुम्हारा शरीर भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो तथा निशाना साधो। क्या तुम्हें यकीन है? झाओ काई ने अनिश्चित स्वर में पूछा। वह स्पष्ट रूप से अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित था। हाँ, मुझे यकीन है। अगर आप कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो हम और ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। बस मुझ पर भरोसा रखें। ठीक है, यह कहकर झाओ काई ने अपनी ढाल को इन्वेंट्री में छिपा दिया। ठीक इसी समय जू फेंग 30 डिग्री दाईं ओर मुड़ा और इशारा किया, अब वहां गोली मारो। अब और मत बोलो। झाओ काई ने जल्दी से अपनी बंदूक उस दिशा में घुमाई और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया। टकराना। गोली किसी चीज पर लगी, जिससे कोहरे में चीखने की आवाज गूंज उठी। छाया भेड़िए हो, जू फेंग ने चिल्लाने की आवाज पहचानते हुए कहा। छाया भेड़िए दुःस्वप्न के प्राणी थे, उनका रूप हरे भरे घाटी में छाए घने कोहरे से लगभग अप्रभेद्य था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके शरीर चिकने, मांसल थे, जो आधी रात के समान काले फर से ढके थे, तथा उन पर गहरे भूरे रंग के धब्बे थे, जो उन्हें अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने में मदद करते थे। उनकी आंखें एक भयानक, चमकदार पीले रंग से चमक रही थीं, जो भय के प्रकाश स्तंभों की तरह धुंध को भेद रही थी। लंबे, तीखे पंजे जमीन पर हल्के से टकराते हुए शिकारी अंदाज में आगे बढ़ते थे। उनकी हरकतें इतनी खामोश थीं कि ऐसा लगता था कि वे छाया में विलीन हो गए हैं। झाओ काई ने उनमें से एक पर सफलतापूर्वक हमला किया। छाया भेड़िए कोहरे के बीच से उभरने लगे। जब वे गुर्राते थे तो उनके लंबे थूथन से धारदार दांतों की कतारें दिखाई देती थीं और उनकी सांसें ठंडी हवा में धुएं की तरह लटकती थीं। हे भगवान, वे छाया भेड़िए हैं? आप उन्हें कायर भेड़िए भी कह सकते हैं। झाओ काई ने अपने दांत पीस लिए। वे झुंड लेकर हमारी ओर आ रहे हैं। क्या उन्हें सम्मान का कोई मतलब नहीं है? एक एक करके मुझसे लड़ो, उसने ठंडे स्वर में कहा और अपनी बंदूक भेड़ियों की ओर तान दी। कुल 4 छाया भेड़िए थे, जिनमें वह भी शामिल था जिसे उसने शुरू में गोली मारी थी। हालांकि सिर्फ एक गोली से वह कुछ खास नहीं कर सकता था। आखिरकार यह अभी भी एक खेल था और उसकी आक्रमण शक्ति दयनीय रूप से कम थी। अच्छा शॉट था, लेकिन भेड़िए को छू तक नहीं पाया। उसे नुकसान तो बहुत दूर की बात है, जू फेंग ने टिप्पणी की। क्या तुम मेरी तरफ हो या भेड़ियों की तरफ? झाओ काई की आंखों में अविश्वास भर गया जब उसने पाया कि जू फेंग के पास अभी भी उसे चिढ़ाने का फुर्सत का समय है। अब जिस व्यक्ति को सबसे अधिक डरना चाहिए था वह था जू फेंग। 9 सेवानिवृत्त अभिनेताओं के करियर में आए दिलचस्प बदलावों के बारे में जाने। आखिरी दुनिया का पता चला ही चला गया अब्दू रोजिक की जिंदगी का रहस्य। विभिन्न देशों में विवाह के लिए महिलाओं की औसत आयु क्या है? पढ़े। फिर भी न केवल वह डरे नहीं, बल्कि वह इस तरह टिप्पणी भी कर रहे थे जैसे कि वह कोई टिप्पणीकार हों। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, लेकिन तुम्हें गंभीरता से सीखना होगा कि कैसे लड़ना है। जू फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेतरतीब ढंग से गोली चलाने के बजाय नुकसान को दोगुना करने के लिए उनके महत्वपूर्ण मांस पर निशाना लगाओ। उनका आलोचनात्मक मांस? गर्दन, हृदय, आंखें, जोड़ और पेट का निचला हिस्सा उनकी कमजोरियां हैं। अगर आप अपनी बंदूक वहां तानेंगे तो नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। ओह, तो यह वास्तविक जीवन में भेड़ियों का शिकार करने जैसा ही है। झाओ काई का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लग रहा था कि वह जानकारी से प्रबुद्ध हो गया है। इस बीच जू फेंग ने उसकी प्रतिक्रिया पर अपना माथा पीट लिया। ऐसा कुछ तो सामान्य ज्ञान होना चाहिए था। अफसोस, आगे बातचीत करने का समय ही नहीं मिला था कि छाया भेड़ियों ने उन पर हमला बोल दिया। सौभाग्य से जू फेंग ने पहले ही उनकी हरकत का अनुमान लगा लिया था और वह बाल बाल उनके धारदार पंजों से बच गया। जहां तक झाओ काई का प्रश्न है, वह साहसी था क्योंकि वह सीधे छाया भेड़ियों में से एक से भिड़ गया,
जिससे उसके स्वास्थ्य में 10% की गिरावट आ गई। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था कि वह स्तब्ध और मूर्ख हो गया था। इसके बजाय उसने जानबूझकर उनमें से एक के साथ संघर्ष किया ताकि वह कम दूरी पर रहे। तुम सोचते हो कि तुम इतने शांत हो क्योंकि तुम कोहरे में घुल मिल जाते हो, है ना? अब देखते हैं कि तुम कितनी अच्छी तरह देख सकते हो, उसने ठंडे स्वर में कहा, अपनी बंदूक उठाई और शैडो वुल्फ की आंख पर सटीक निशाना साधा। गोली एक तेज आवाज के साथ निकली, घने कोहरे को चीरती हुई और अपने लक्ष्य पर घातक सटीकता से पहुंची। शैडो वुल्फ ने दर्द भरी चीख निकाली, एक ऐसी आवाज जो कोहरे से भरे इलाके में गूंज उठी। उसकी हरकतें अनियमित हो गईं, एक बार छिपकर चलने वाला शिकारी अब अंधा और कमजोर हो गया था। महान शॉट! जू फेंग ने उसकी घायल अवस्था का फायदा उठाते हुए उसकी प्रशंसा की और अपना खुद का मंत्र, पवित्र अग्नि चलाया। पवित्र अग्नि को ठीक उसकी घायल आंख को निशाना बनाने के लिए छोड़ा गया था, जिससे शैडो वुल्फ पीड़ा में कराहने लगा। उनके कार्यों को अन्य 3 शैडो वुल्फ ने तुरंत घृणित माना। उनकी आंखें झाओ काई और जू फेंग पर खतरनाक ढंग से घूर रही थीं। ओह, तुम पागल हो, झाओ काई ने उनकी प्रतिक्रिया पर उपहास किया। खैर, मैं भी गुस्से में हूं, उसने कहा, और जवाब में भी उसने भेड़ियों की हरकत की नकल करते हुए उसे डराने वाली नजरों से देखा। बाद में गुस्सा करना, काई। आओ और पहले इस घायल भेड़िए को मार डालो, जू फेंग ने चिल्लाते हुए उसे प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। जू फेंग के घृणित आदेश को सुनकर झाओ काई उसका पालन करने के लिए तैयार था। जू फेंग की तरफ पीछे हटते हुए झाओ काई ने संघर्षरत शैडो वुल्फ पर नजर डाली, क्योंकि वह निर्दयतापूर्वक कई राउंड गोलियां चला रहा था। झाओ काई ने जू फेंग द्वारा बताए गए सभी महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाते हुए रैपिड फायर और प्रिसिजन स्ट्राइक का एक साथ प्रयोग किया। हालांकि बाकी 3 शैडो वुल्फ चुपचाप बैठकर देखते नहीं रह सकते। जैसे ही झाओ काई ने घायल वुल्फ को मारने की कोशिश की, उन्होंने जू फेंग को निशाना बनाने के लिए उसके ध्यान भटकाने का फायदा उठाया। उफ, मैं ही क्यों आक्रामक हो रहा हूं? जू फेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए महसूस किया कि वह निशाना बन गया था। सिर्फ इसलिए कि वह एक पादरी था और दोनों में सबसे कमजोर था, उन्हें लगा कि वह एक आसान लक्ष्य था। भेदभाव के बारे में बात करो, उसने अपना चश्मा ठीक किया और टिप्पणी की। भेड़िए को मारने पर ध्यान दो, काई। मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर जू फेंग भागने लगा। वह जितना भी जवाबी हमला करना चाहता था और शैडो वुल्व्स को अपनी बात मनवाना चाहता था, वर्तमान में वह बहुत कमजोर था और उसके पास आक्रामक मंत्रों की कमी थी। बस तब तक इंतजार करो जब तक यह लानत नामत खत्म नहीं हो जाती और मैं बड़े स्तर पर आगे नहीं बढ़ जाता, जू फेंग ने मन ही मन कसम खाई और वह एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन में पूरे स्थान पर दौड़ता रहा। सीधी रेखा में भागना सचमुच सबसे खराब निर्णय था जो कोई भी ले सकता था। सीधी रेखा सबसे छोटी दूरी थी, जबकि जिगजैग रेखा दुश्मन को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर करती थी, जिससे उनकी गति कम हो जाती थी। अफसोस, जू फेंग की चपलता की तुलना छाया भेड़ियों की चपलता से नहीं की जा सकती। कुछ ही सेकंड में वह उनके द्वारा पकड़ा गया और उसे कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ा। उनके पंजे तीखे थे और उसने उसे जोरदार झटका दिया, क्योंकि उसकी रक्षा करने की क्षमता कम थी। जैसे ही उसके स्वास्थ्य अंक 25% कम हो गए, शैडो वुल्फ्स उत्साह में चिल्लाने लगे। बेवकूफ भेड़ियों, जू फेंग ने अपनी आंखें घुमाईं और जल्दी से खुद को ठीक किया, खोए हुए स्वास्थ्य बिंदुओं में से लगभग आधे वापस पा लिए। अपने असफल हमले से क्रोधित होकर शैडो वुल्व्स और भी अधिक आक्रामक हो गए। वे चिल्लाने और गुर्राने लगे, ठंडी, धुंधली हवा में उनका क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें भयावह रोशनी से चमक उठीं और वे अधिक उग्रता से आगे बढ़ने लगे, तथा उनका समन्वय और भी मजबूत हो गया क्योंकि वे अगले हमले के लिए तैयार थे। हालांकि जू फेंग शांत रहा और धैर्यपूर्वक उनके उस पर हमला करने का इंतजार करता रहा। हो सकता है कि उन्हें पहले उनके हमले से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अस्थायी रूप से खुद को मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह रक्षाहीन था। उन्होंने गर्व के साथ हमले को स्वीकार किया, यह जानते हुए कि इस अवसर के बदले में उन्हें कितना नुकसान होगा। ये छाया भेड़िए चतुर थे और तुरंत जान लेते थे कि मुख्य खतरा कौन है।
कौन जल्द से जल्द मरहम लगाने वाले को बाहर नहीं निकालेगा और उन्हें जीवित रहने नहीं देगा? आखिरकार, एक उपचारक लगातार पृष्ठभूमि में सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे दुश्मन के लिए किसी को भी मारना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास आओ, जू फेंग ने मुस्कुराते हुए अपना बायां हाथ उठाया और अपनी उंगलियां फैला दीं, फिर भेड़ियों को एक तेज, जानबूझकर हरकत के साथ इशारा किया। उसका हाथ तरल रूप से चला, उंगलियां एक ताना मारने वाले इशारे में उसकी हथेली की ओर मुड़ी हुई थी। भेड़िए शायद उसके शब्दों को न समझ पाएं, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य निश्चित रूप से भेड़ियों को समझने के लिए पर्याप्त थे। इस तरह की ताना मारने की क्षमता एक सार्वभौमिक भाषा थी, और शैडो वोल्व्स जू फेंग के कार्यों से उकसाए गए थे। जोर से गुर्राहट के साथ, भेड़ियों ने अपने पंजे जमीन में जोर से गड़ा दिए और एक शक्तिशाली धक्का के साथ, अविश्वसनीय गति से जू फेंग की ओर झपटे। एड्स बाय पप फ्यूचर। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई, उनकी आंखें एक दुष्ट चमक के साथ लाल हो गईं। उनके तीखे, चमकदार नुकीले दांतों से लार टपक रही थी, और उनके मांसल शरीर, जो मोटे, कड़े बालों से ढके थे, एक खतरनाक आभा बिखेर रहे थे। जब वे भयावह हमला करने ही वाले थे, तो जू फेंग ने अचानक अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़ लिए। तुम्हें घूरना इतना पसंद है, तो इसे घूरो, वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और ब्लाइंडिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। उनकी निकटता और शैडो वॉल्व्स द्वारा जू फेंग की क्षमता का गलत अनुमान लगाने के कारण, ब्लाइंडिंग स्ट्राइक ने उनकी आंखों पर सीधा वार किया, जिससे वे तुरंत अंधे हो गए। भेड़िए दर्द और भ्रम में चिल्लाने लगे, उनकी आक्रामक गति प्रचंड रोशनी के कारण रुक गई। स्थिति का फायदा उठाते हुए, जू फेंग ने तेजी से झाओ काई से चिल्लाकर कहा, काई, जल्दी से यहां आओ और उन पर रैपिड फायर का इस्तेमाल करो। समय बिल्कुल सही था क्योंकि झाओ काई ने अभी अभी घायल शैडो वुल्फ को मारना समाप्त किया था और उसने जू फेंग की चीख सुनी थी। कुछ ही सेकंड में झाओ काई और जू फेंग फिर से एक साथ आ गए, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बजाय, झाओ काई ने भेड़ियों पर तेजी से गोलियां चलाईं जो अभी भी अंधेपन के प्रभाव से जूझ रहे थे। वर्तमान भेड़ियों की सहजता और दुर्बलता को देखते हुए लगातार गंभीर हमले किए जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, और शैडो वुल्व्स का घात आधिकारिक रूप से हल हो गया, और झाओ काई को भारी मात्रा में अनुभव अंक प्राप्त हुए। प्यारा, अगर मैं इन मूर्ख भेड़ियों में से कुछ और को मार दूं, तो मैं फिर से अपने शिखर पर पहुंच जाऊंगा, झाओ काई ने उत्साह से खुशी जताई। इस बीच, जू फेंग उदास था, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उस पर टूट पड़ी हो। शैडो वॉल्व्स से मिले अनुभव अंक वाकई शानदार थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसे उनमें से सिर्फ 1% ही मिले। यह डिबफ वास्तव में मुझे परेशान करने लगा है। जू फेंग ने खुद को जितना भी शांत करना चाहा, उसे तब भी बहुत दुख हुआ जब वे सभी स्वादिष्ट अनुभव बिंदु उसके हाथ से निकल गए। इतनी जोर से जयकार करना बंद करो और भेड़ियों को हमारे भंडार में जमा करो। उनके मांस और शरीर को पैसे के लिए एनपीसी को बेचा जा सकता है, जू फेंग ने उसे डांटा, जाहिर तौर पर झाओ काई से ईर्ष्या नहीं कर रहा था। तुरंत, झाओ काई ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि वह जू फेंग की बीमारी से अनभिज्ञ था। इसके अतिरिक्त, उनकी टीम वर्क और सहयोग को आदर्श नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कम से कम, अब उन्हें एक दूसरे की खेल शैली के बारे में कुछ हद तक समझ थी। वैसे भी, चलो आगे बढ़ते हैं और सावधान रहना याद रखें। ये छाया भेड़िए जो हमने देखे हैं, वे केवल स्काउट हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें और भी अधिक कुटिल और चतुर राक्षसों का सामना करना पड़ सकता है, जू फेंग ने सख्ती से चेतावनी दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि झाओ काई अपनी पिछली सफलता के बारे में आत्मसंतुष्ट न हो जाए। जू फेंग की सख्त चेतावनी के बाद, झाओ काई ने अब उत्साह से काम नहीं लिया और अपना ध्यान केंद्रित किया। हालांकि वह वास्तव में दिव्य दुनिया के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता था, झाओ काई जू फेंग की सहायता करने के लिए सुनने को तैयार था। आखिरकार, उसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जू फेंग का रवैया और व्यवहार दिव्य दुनिया के प्रति गंभीर था। उसके तौर तरीके, व्यवहार और रणनीतिक चालों से उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी रिसर्च की थी। अब मैं फेंग से संक्रमित हो रहा हूं। मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूं? झाओ काई ने अपना सिर हिलाया, उम्मीद करते हुए कि उसकी मानसिकता साफ हो जाएगी। सोचने का काम जू फेंग पर छोड़ दो, क्योंकि वह सबसे ज्यादा हत्याएं करेगा।
किसने उसे बताया कि वह उनमें से एकमात्र अच्छा क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति है? लगभग 4 तक पहुंचने से आप कितने प्रतिशत दूर हैं, काई? जू फेंग ने अचानक पूछा। लगभग 30 से 40%। पहले आप कितनी दूर थे? लगभग 60 से 70%। फिर कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। यह महसूस करते हुए कि 4 शैडो वुल्फ उसके अनुभव अंक को 30% तक बढ़ाने में सक्षम थे, जू फेंग रोना चाहता था। जीवन सचमुच अनुचित था। या शायद यह सचमुच उचित था, क्योंकि शू फेंग के गलत काम ने उसे दूसरों पर भारी लाभ दिलाया था। बेशक, जू फेंग कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। चमत्कारी जड़ी बूटी उद्यान में जड़ी बूटियां वैसे भी एनपीसी द्वारा बर्बाद की जाने वाली थीं। उनसे जड़ी बूटियां छीनकर जू फेंग लोगों की सहायता करने में सक्षम हुआ। फिर भी उसकी दयालुता का बदला उसकी दयालुता से चुकाने के बजाय उसे सजा मिली। व्यवस्था ने वास्तव में उसके साथ अन्याय किया था। चूंकि अनुभव बिंदु अच्छे हैं, इसलिए स्थान की तलाश करने से पहले कोहरे में थोड़ा घूम लें, जू फेंग ने सुझाव दिया। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, फेंग? झाओ काई ने संदेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। अगर तुम किसी काम में व्यस्त हो तो हमें राक्षसों के लिए पीसने की जरूरत नहीं है। हम अपने बारे में ज्यादा चिंता करो। मैं अनुभवी हूं, जबकि तुम नहीं हो, जू फेंग ने जवाब में अपनी आंखें घुमाईं, उसकी निरंतर चिंता से हैरान। बेशक, समय उसके लिए कम होता जा रहा था, लेकिन वह जरा भी चिंतित नहीं था। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था झाओ काई को आगे बढ़ाना और नए कौशल हासिल करना। आखिरकार, निकट भविष्य में उसके पास झाओ काई को युद्ध का अनुभव दिलाने और दिव्य दुनिया की बुनियादी बातें सीखने में मदद करने के लिए ज्यादा खाली समय नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, झाओ काई ने अपना सिर खुजलाया। उसे जू फेंग का इरादा समझ में आ गया। वह मूर्ख नहीं था और जानता था कि जू फेंग उसे खेल के बारे में शिक्षित करने की कोशिश कर रहा था। बात बस इतनी थी कि वह अपने काम में देरी नहीं करना चाहता था। अगर उसे पहले से पता होता कि वह जू फेंग का ध्यान भटका देगा, तो वह उसे खेल में शामिल होने के बारे में बताने से पहले बाद में इंतजार करता। अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी और उनकी सद्भावना को अस्वीकार करना उनके लिए अशिष्टता होगी। तो फिर चलो इस रास्ते की ओर बढ़ते हैं, जू फेंग ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। छाया भेड़ियों का सामना करने और भयानक कोहरे के साथ तालमेल बिठाने के बाद वह भेड़ियों के शिविर के स्थान का कुछ हद तक अनुमान लगा सकता था। यद्यपि यह पूरी तरह से सटीक नहीं होगा, लेकिन यह उनके लिए खेती के रास्ते में अधिक राक्षसों का सामना करने के लिए पर्याप्त होगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दोनों ने अगले कुछ घंटे राक्षसों की तलाश में बिताए और इस प्रक्रिया में कभी-कभी वे लगभग मर भी जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि झाओ काई एक चिमटे में फंस गया और लगभग मर गया। उसकी हरकतें अभी भी कई बार कठोर और अनाड़ी थीं, जिसके कारण उसकी दुर्दशा हुई। सौभाग्य से, एक पादरी के रूप में जू फेंग की धारणा अद्भुत थी और उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि झाओ काई का स्वास्थ्य 10% से नीचे न गिरे। झाओ काई के उत्साह और प्रेरणा के बावजूद उसकी सहनशक्ति उस पर भारी पड़ने लगी थी। हा, मैं मुश्किल से अपनी उंगलियां हिला पा रहा हूं, फेंग। झाओ काई ने जोर से सांस ली। उसके माथे पर पसीना टपकने लगा क्योंकि उसकी सहनशक्ति बहुत कम हो गई थी। रेडवुड इन से मिलने वाला भोजन बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्होंने पीसने में बहुत समय लगाया था। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि उनकी सहनशक्ति इतनी कम हो गई थी कि वे लगातार हरकतें करने के लिए तैयार नहीं थे। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। इवांका ट्रंप हाल ही में बहुत शांत रही हैं, और अब हम जानते हैं क्यों। ट्रंप की माफी के बाद क्रिसली परिवार ने आखिरकार अपनी बात रखी। यंग शेल्डन स्टार एमिली ऑस्मेट की त्रासदी को पचाना मुश्किल है। तुम अभी भी ठीक कैसे हो, फेंग? झाओ काई जमीन पर बैठ गया और उसने जू फेंग की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी ठीक है। वह यह देखकर हैरान था कि जू फेंग अभी भी कैसे चल फिर सकता है और उसे पसीना भी नहीं आ रहा है। मैं कोई अनावश्यक हरकत नहीं करता, जू फेंग ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम इधर उधर भागते रहे और दिखावा करते रहे, इसलिए तुम्हारी सहनशक्ति बहुत कम हो गई।
अगली बार ज्यादा व्यावहारिक बनो। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए झाओ काई अपनी सलाह पर विचार कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने कंधे उचका दिए। नहीं, अगर दिखावा न करना हो तो खेल खेलने का क्या मतलब है, वह खिलखिलाकर हंसा। हंसते हंसते वह अंततः जमीन पर गिर पड़ा। मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, उसने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। इसके बाद उसने रेडवुड इन से खरीदा हुआ खाना वापस ले लिया। कुछ बर्तनों के साथ उसने खुले में ही कुछ चटपटाहट और चबाने की आवाजें निकालनी शुरू कर दी। आप अविश्वसनीय हैं। जू फेंग ने झाओ काई के उदासीन रवैये से असहाय महसूस करते हुए अपना माथा थपथपाया। फिर भी उन्होंने उसे डांटा नहीं, क्योंकि झाओ काई एक बार स्तर बढ़ाने में कामयाब हो चुका था और लगभग 5वें स्तर पर पहुंच चुका था। घंटों पीसने के दौरान झाओ काई ने शायद ही कभी कोई गलती की हो। जब उसने गलती की तो उसे जू फेंग ने बुलाया और उसे सुधारने का निर्देश दिया, और वह कुछ ही समय बाद उन्हें ठीक करने में सक्षम हो गया। यह देखकर कि झाओ काई कितने आनंद से अपने भोजन का आनंद ले रहा था, जू फेंग ने नवीनतम समाचार की जांच करने के लिए गेम फोरम पर जाने का फैसला किया। इसे खोलते ही उनकी नज़र एक पोस्ट पर पड़ी, जिस पर कई चर्चाएं थीं। वन मैन मीडिया की एक पोस्ट। सिल्वर विंड गिल्ड लीडर जेंटल विंड के साथ एक विशेष साक्षात्कार। जू फेंग कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। तभी उसे कुछ बात समझ में आई। ये दोनों शुरू से ही एक दूसरे से मिले हुए थे, जू फेंग ने मन ही मन कहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वन मैन मीडिया बाकी लोगों की तुलना में बहुत अधिक जानता था और बाकी सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अच्छे प्रश्न पूछने में सक्षम था। नहीं, शायद यह वास्तविक सहयोग नहीं था, बल्कि अस्थायी सहयोग था। उन्होंने अपनी निजी संदेश सूची खोलते हुए और वन मैन मीडिया पर क्लिक करते हुए कहा।